Hello everyone. In the partial differential equation, today we have to discuss Charpit's method, which is most important method for the exam purpose. So, it is solved for non-linear partial differential equation of one order. ये केवल जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों की नॉन लीनियर होंगी और वो फर्स्ट ऑर्डर की होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए हम चारपिट्स मेथड को यूज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को स्टैंडर्ड 4 फॉर्म बताई थी। वो 4 फॉर्म्स को अगर मान लो उन क्वेश्चंस को भी अगर आप चाहें तो आप चारपिट्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को केवल एक ही मेथड याद रखना पड़ेगा, चारपिट्स मेथड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए हम बताते हैं चारपिट्स मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे चारपिट्स मेथड ओनली नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करता है। और आप लोगों को पता है फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा इसके अंदर, यानी कि केवल P और Q। क्यों? P इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड Q पढ़ा है आप लोगों ने डेल जेड ओवर डेल वाई। ओके, फर्स्ट डिग्री यहाँ पर क्या लिखा? नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर यानी कि जो इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, यानी कि उसकी डिग्री 1 नहीं होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा वो किस फॉर्म का होगा? एफ एक्स वाई जेड पी क्यू टाइप की फॉर्म का होगा, यानी उसके अंदर एक्स वाई जेड पी क्यू में से सब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा रूल होता है जो हमें फंक्शन गिवन होता है हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स वाई जेड पी एंड क्यू में, और उसके बाद चारपिट्स एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं जो ये वाली है। जो आप लोगों को फॉर्मूले को थोड़ा याद रखना है, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, dz अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू एंड dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी एंड dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। आपको क्या करना है? आपको हमने लैग्रांजेस मेथड बताया था और उसमें हमने एक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व की थी, उसी तरह आप इनमें से कोई सी भी एक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं और वो पेयर लेकर आप किसी तरह P और Q की वैल्यू को फाइंड करिए, या तो P की या फिर Q की, या आपसे दोनों फाइंड हो जाती है तो आप दोनों फाइंड करिए। देन P और Q की वैल्यू को dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करिए और इसको इंटीग्रेट करिए तो आपका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा z इज इक्वल टू पी क्यू। चलिए पहले हम इसे एक फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारा फंक्शन f क्या होगा? z माइनस पी क्यू। ये आपका क्वेश्चन है। इन्होंने हमसे कहा था जो फंक्शन गिवन होगा, ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक्स वाई जेड पी क्यू की फंक्शंस के रूप में बताया तो इनमें पांचों वेरिएबल भी इंक्लूड हो सकते हैं, 5 से कम वेरिएबल भी इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे एक्स और वाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें चारपिट्स मेथड नहीं लगा सकते। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमने बताया फंक्शन एफ फाइंड करिए, उसके बाद आप फंक्शन का डिफरेंशियल एक्स वाई जेड और पी क्यू में करिए। चलिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी एंड क्यू पार्शियली। तो क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स इसमें है ही नहीं, 0 होगा क्योंकि एक्स वेरिएबल नहीं है, वाई वेरिएबल भी नहीं है, इस फंक्शन में 0 होगा, जेड वेरिएबल इस फंक्शन में है 1 होगा। ऐसे ही एफ को पार्शियली करिए पी में, तो देखिए इसका 0 होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, पी में करेंगे तो आपका क्या आएगा? माइनस क्यू, और पार्शियली आप जब क्यू में करेंगे तो जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और पी भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0, और जब आप क्यू में कर रहे हैं तो पी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, माइनस पी एंड क्यू का क्या हो जाएगा? 1। अब एक काम करिए, यह फाइंड कर चुके हैं। थर्ड स्टेप हमने क्या बताया? चारपिट्स एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए सारी वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करिए। क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन 2। चलिए लिखे dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, यहाँ होगा डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू
डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी एंड डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू दैट इज पॉजिटिव। ये आप लोगों की एक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड हुई। देखिए एक बार फार्मूले से देख लीजिए, डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज 0, पी ये रहा, डेल एफ अपॉन डेल जेड इज 1, डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई इज 0, क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज 1, डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। क्लियर? उसके बाद dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी एंड dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। इनमें से आप जो आपको लगता है कि कोई भी एक्सिलरी इक्वेशन जिससे आप लोग पी या क्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, आप वो पेयर ले सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक पेयर ये वाला है, हम इस पेयर को ले सकते हैं। क्या ले लेते हैं? टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स या फर्स्ट टू सबसाइडरी इक्वेशन या एक्सिलरी इक्वेशन, फर्स्ट टू मेंबर्स क्या होगा? dp अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। क्या कहा था हमने? इंटीग्रेट करिए log p इक्वल टू log q प्लस log a। क्या बनेगा ये? p इज इक्वल टू ए क्यू। तो आपकी p की वैल्यू फाइंड हो गई। जो भी वैल्यू आप लोगों की p फाइंड हो जाए या q इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई या जो भी टर्म में फाइंड हो, आप उस एक वैल्यू को उठा के अपने जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसमें पुट करिए। तो चलिए p की वैल्यू को 1 में रखिए, पुट इन 1, तो आपका z हो जाएगा पी क्यू यानी ए क्यू इंटू क्यू दैट इज ए क्यू स्क्वायर। तो अगर हम क्यू स्क्वायर फाइंड करें z अपॉन ए, तो देखिए अगर हम यहाँ से q लेते हैं तो अंडर रूट जेड ओवर अंडर रूट ए होगा। अगर आप इसे इजी करना चाहते हैं तो आप यहाँ कांस्टेंट को ए स्क्वायर भी ले सकते हैं। ए स्क्वायर लेंगे तो आपका यहाँ स्क्वायर रूट नहीं आएगा, आप लोगों को थोड़ा इजी लगेगा देखने में। और अगर ऐसे ही लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ही ले लीजिए। तो आपकी क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई। इस क्यू की वैल्यू को उठाकर वापस पी में रखिए तो पी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ए क्यू, ए अंडर रूट जेड ओवर अंडर रूट ए। तो ये आ गया अंडर रूट ए अंडर रूट जेड। आपको पता है एक इसका एक स्क्वायर रूट कटेगा तो एक स्क्वायर रूट बच जाएगा। तो आप लोगों के पास p भी फाइंड हो गया और q भी फाइंड हो गया। क्या करेंगे? पुट p एंड q इन, किस में रखेंगे? dz इक्वल टू p dx प्लस q dy में। तो dz इक्वल टू p में रखिए, p हमारा है अंडर रूट ए अंडर रूट जेड dx प्लस q क्या है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ ए डी वाई। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल आप लोग पढ़े हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है। डी जेड किसके साथ? जेड कहाँ इंटीग्रेट होगा? डी जेड में। जेड कहाँ इंटीग्रेट होगा? डी जेड में। तो आप क्या करेंगे? ये अंडर रूट जेड से पूरी क्वेश्चन को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डी जेड अपॉन अंडर रूट जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ए डी एक्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए डी वाई। ये क्या होगा? अगर आपको इजी करना है तो आप इसे जेड की पावर -1/2 इस फॉर्म में लिख लीजिए, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए डी वाई। अब आप इसे क्या करिए? इंटीग्रेट। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -1/2 में 1 ऐड करेंगे, हाफ अपॉन हाफ। तो ये बनेगा अंडर रूट ए डी एक्स का इंटीग्रल एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ए डी वाई का इंटीग्रल वाई। चलिए ये 2 कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर। 2 स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज रूट ए एक्स, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट ऐड करेंगे, 1 अपॉन रूट इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप ऐड करेंगे। तो ये आपका आंसर है। अगर आप लोग यहाँ a के प्लेस पर a स्क्वायर लेते हैं तो आप लोगों का ये स्क्वायर रूट में आंसर ना आके यहाँ पे क्या आ जाएगा? a और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ए। कैसे भी ले सकते हैं। चलिए एक बार और डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसका आप f फंक्शन बना लीजिए, पूरे फंक्शन को एक साइड लीजिए तो ये किसके इक्वल हो गया है? 0 के।
अब क्या करिए, जो आपका फंक्शन है आप उसका डिफरेंशियल एक्स वाई जेड और पी क्यू में करिए। पार्शियली एक्स में करेंगे, एक्स यहाँ नहीं है 0, वाई भी नहीं है 0, जेड में करेंगे 1 क्योंकि पी और क्यू कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जब हम पी में करेंगे जेड और क्यू कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो पी का 1 माइनस क्यू आ जाएगा, इसी तरह क्यू का करेंगे तो माइनस पी आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप चारपेट्स के एक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपको इस पेयर में से कोई भी 2 एक्सिलरी इक्वेशन ऐसी फाइंड करनी है, या किस तरह से आप फाइंड करते हैं वो आप लोगों ने लाग्रांजेस मेथड में सीखा है, तो आप लोगों को पी या क्यू में से कोई एक वैल्यू तो फाइंड करनी है। दोनों फाइंड हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, हमने क्या किया, शुरू के 2 पेयर इजी थे क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से इंटीग्रेट भी हो जाएगा। dp अपॉन पी का क्या होगा, इंटीग्रल log p, dq अपॉन क्यू का इंटीग्रल क्या होगा, log q, और कांस्टेंट आप log में लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका log रिमूव हो जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ से log रिमूव होगा p, यहाँ से क्या होगा, log में जब भी कोई 2 चीज पॉजिटिव यानी प्लस में होता है log तो काय में चला जाता है, मल्टीप्लाई में, और log रिमूव करेंगे दोनों तरफ, अगर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमारा log रिमूव हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया p इज इक्वल टू ए क्यू। अब एक काम करेंगे, जो भी आंसर आप लोगों का यहाँ फाइंड होगा आप उसको गिवन इक्वेशन में पुट करिए, तो उससे क्या होगा, आप लोगों का p निकला है तो वहां q फाइंड हो जाएगा, और q यहाँ फाइंड होता है तो वहां पे p भी फाइंड हो जाता है। तो चलिए, हमने p की वैल्यू को वहां सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास q की वैल्यू फाइंड हो गई, बट हमारा p इन टर्म्स ऑफ q आ रहा है, तो मैंने क्या किया, q की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या आई थी, z अपॉन ए, ये आ गई स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ ए, और p क्या है, ए क्यू, क्यू की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, एक स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा, एक स्क्वायर रूट हमारा बचेगा, अंडर रूट ए अंडर रूट जेड। अब क्या करेंगे, dz क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डिवाइस में आप अपना p और q की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए। अंडर रूट जेड, आपका जो स्क्वायर रूट जेड या अंडर रूट जेड है वो किधर आ रहा है, राइट साइड पर, बट वो किसके साथ इंटीग्रेट होगा, dz के साथ। तो आप क्या करिए, पूरी इक्वेशन को अंडर रूट जेड से डिवाइड करिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो dz है उसके साथ इस स्क्वायर रूट ऑफ जेड चला जाएगा। आपको इजी करना है तो थोड़ा सा इसको ऊपर लीजिए, पावर कितनी है 1/2, ऊपर जाके पावर कितनी होगी -1/2। जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, -1/2 + 1, और -1/2 + 1 इज 1/2, वही वैल्यू आपकी नीचे आती है इंटीग्रल करते वक्त। अंडर रूट ए dx का इंटीग्रल x, 1 अपॉन अंडर रूट ए dy का इंटीग्रल y, और कांस्टेंट ऐड किया इंटीग्रेशन। हमने एक चीज और बताई, पहली बात ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आंसर है। हमने एक चीज और बताई, आंसर स्क्वायर रूट में अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप कांस्टेंट लेने के लिए यहाँ log a के प्लेस पर आप log a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो आपका स्क्वायर रूट में ना आकर a x 1 अपॉन a y में आ जाएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, q इज इक्वल टू 3p²। आपका ये क्वेश्चन है, q इज इक्वल टू 3p², कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें फंक्शन एज्यूम करिए। फंक्शन कैसे लेंगे, f q माइनस 3p² इज इक्वल टू 0, यही बताया था। उसके बाद आप इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू x, है ही नहीं यहाँ x, 0 होगा, y भी वेरिएबल नहीं है 0 होगा, z भी वेरिएबल नहीं है 0 होगा। अगर हम p में करते हैं तो q का 0, बट ये कितना आएगा -6p, और अगर हम इसका q में करते हैं तो 1 होगा, क्योंकि p का क्या हो जाएगा 0। अब एक काम करिए, इनको सबको कहाँ पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 2, यानी कि हम क्या बनाएंगे, चारपेट्स एक्सिलरी इक्वेशन। चारपेट्स एक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, क्या बनेगी, dp अपॉन, रखिए डेल f अपॉन डेल x प्लस p डेल f अपॉन डेल z, dq अपॉन डेल f अपॉन डेल y q इंटू डेल f अपॉन डेल z, dz अपॉन माइनस p डेल f अपॉन डेल p माइनस q डेल f अपॉन डेल q, dp अपॉन, देखिए dp अपॉन क्या है, सॉरी dx अपॉन क्या है, माइनस डेल f अपॉन डेल p दैट इज 6p, और dy अपॉन क्या है, माइनस डेल f अपॉन डेल q दैट इज -1। अब आप लोग कोई सी भी सबसाइडरी इक्वेशंस को सॉल्व करिए
तो आप लोगों को पी या क्यू में से किसी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए ये पेयर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, dp अपॉन 0, dq अपॉन 0, dz अपॉन 6p स्क्वायर माइनस q, dx अपॉन 6p, dy अपॉन -1। अगर मैं dp अपॉन 0 के साथ कोई भी एक फैक्टर ले लेती हूँ, बट क्या होगा, ये क्रॉस करेगा तो यहाँ से dp इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी कि p अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेट करते क्या होगा, dp का p और इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लो हमने a ले लिया, तो p इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, a। हमने क्या बताया था आप लोगों को, जो वैल्यू आप लोगों की फाइंड होगी इंटीग्रेट करने के बाद p या q में से, उसे आप इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो सब इसको रखिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो आप लोगों का q क्या होगा, 3a स्क्वायर। तो हमारा p भी फाइंड हो गया और q भी फाइंड हो गया। इनको कहाँ पुट करेंगे, वी हैव, हम इक्वेशन लेकर चलेंगे dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो dz इक्वल टू p हो गया a dx, q की वैल्यू रखिए 3a स्क्वायर dy। क्या बताया था, आप इसको इंटीग्रेट करिए, dz का इंटीग्रल क्या होगा z, a कांस्टेंट है, dx का होगा x, 3a स्क्वायर कांस्टेंट है, dy का होगा y, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करिए c। दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल। एक बार और देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन जो आपका है उसे एक साइड पूरा लेकर आइए, फंक्शन बनाइए f, उसका डिफरेंशियल x में करिए, x वेरिएबल नहीं है 0, y वेरिएबल भी इंक्लूड नहीं है 0, z भी नहीं है 0, p का करेंगे -6 पे, q का करेंगे तो 1, क्योंकि जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर हम p के रेस्पेक्ट में करते हैं तो अदर वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, p q में करते हैं तो अदर वेरिएबल q के अलावा सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। चलिए आप इन सब वैल्यूज को उठाकर चारपेट्स एक्सिलरी इक्वेशन में रखिए, हमारे पास ये फाइंड हो गई, वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं इजीली। हमने जब वैल्यू फाइंड किया, हमने आपको बताया कोई भी पेयर ऐसा लीजिए जिससे p या q फाइंड हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस पेयर को किसी भी एक पेयर के साथ ले लीजिए, अगर हमने इस पेयर के साथ क्रॉस करेंगे तो dp क्या होगा, 0। कोई अगर वैल्यू कांस्टेंट होती है तभी उसका डिफरेंशियल 0 होता है, यानी अगर dp 0 है तो p इक्वल टू क्या रहा होगा, कांस्टेंट। क्या बताया था, p या q में से जो भी वैल्यू फाइंड हो जाए उसे अपने क्वेश्चन में पुट करिए, तो आपका q की वैल्यू फाइंड हो गई 3a स्क्वायर, जब आप यहाँ p की वैल्यू को पुट करेंगे। p और q फाइंड होगा, उसके बाद आप dz इक्वल टू p dx प्लस q dy में पुट करिए, तो आप लोगों का ये इसका इंटीग्रल करिए, dz का z, dx का x, क्योंकि a कांस्टेंट है, 3a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, dy का y, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करिए c। आप लोगों को बहुत इजी वे से हमने समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।